गुड मॉर्निंग क्लास 12 चैप्टर सारणी में आपका आज है सारणिकों के गुणधर्म यानी जिस 4.2 एक्सरसाइज से पहले आपको उनके गुणधर्म पढ़ने हैं। तो जिसमें पहला गुणधर्म है यदि किसी सारणिक की पंक्तियों या स्तंभों में तथा स्तंभों या पंक्तियों में परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो सारणी के मान में कोई चेंज नहीं होता है। इसका मतलब है कि यदि कोई भी सारणी हमें दी है उनके रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, बदल दीजिए तो सारणी के मान में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है, हमारे पास एक सारणी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस सारणी को आप हल करेंगे किसी भी रो के सापेक्ष किसी भी कॉलम के सापेक्ष प्रसरण करके उसका आंसर आएगा। ऐसे हम रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं यानी R1 को C1 बनाएंगे, R2 को C2 बनाएंगे, R3 को C3 बनाएंगे। तो जो R1 थी आपकी 1 2 3 अब वो किस में बदल गई है, कॉलम में। 4 5 6 R2 थी वो C2 कॉलम में बदल गई। 7 8 9 R3 थी वो C3 कॉलम में बदल चुकी है। तो अब हम इसका भी प्रसरण करेंगे किसी भी रो किसी भी कॉलम के सापेक्ष। इसका भी आप क्या करेंगे, प्रसरण करेंगे तो इसका आंसर आपका निकलेगा। तो उनसे हम देखेंगे कि ये दोनों सारणिकों के मान आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी हम किसी सारणी की रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें तो उस समय उस सारणी के मान में कोई भी चेंज नहीं होगा। सेकंड गुणधर्म, यदि किसी सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों या स्तंभों का परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो सारणी का चिन्ह बदल जाता है परंतु संख्यात्मक मान वही रहता है। पहले गुणधर्म में मैं रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर रहे थे, अब जबकि सेकंड वाले में आपसे ये कहा गया है कि किन्हीं दो रो को आपस में या किन्हीं दो पंक्तियों को आपस में बदलें। जैसे C1 को C2 में या C2 को C3 में या R1 को R3 में या R2 को R1 में इंटरचेंज करें तो सारणी के मान में संख्यात्मक मान तो वही आएगा। जैसे हमारे पास कोई भी एग्जाम्पल हमने ले लिया, एक सारणी का मान 5 आ रहा है सॉल्व करके, अगर हम उनके दो रो को आपस में बदल देते हैं तो दूसरे सारणी का मान -5 आएगा। संख्यात्मक मान समान रहेगा लेकिन उसमें किसका चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह संख्यात्मक मान तो सेम समान रहेगा, चिन्ह बदल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया है, हमारे पास सारणी क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप इसको किसी भी के भी सापेक्ष प्रसरण करके सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। फिर हमने यहाँ पर कहा R1 और R3 को हमने इंटरचेंज कर दिया, जैसे आव्यू में इंटरचेंज कर देते हैं, यहाँ पे हमने वही किया। R1 की जगह 7 8 9, R3 की जगह 1 2 3, R2 वैसे ही रहेगा। अब इसको भी हम किसी एक के सापेक्ष प्रसरण करके इसका मान निकालेंगे। दोनों के मान संख्यात्मक रूप में तो समान आएंगे लेकिन चिन्ह दूसरे वाले में चिन्ह आपका आ जाएगा माइनस का। तो इसलिए हम कहेंगे फर्स्ट सारणी का मान यानी डेल्टा का मान डेल्टा डैश के माइनस के बराबर है। अब इसी गुणधर्म का यूज़ करते हुए हमारा 1 2 3 यहाँ पे एक नियम है कि यदि अगर हमारे पास कोई भी स्तंभ या पंक्तियों का हम विषम बार परिवर्तन करते हैं तो चिन्ह बदलेगा। अगर समबार परिवर्तन करेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, मैंने यहाँ पर एक ही बार परिवर्तन किया तो चिन्ह बदल गया। यदि इसी में मैं R1 इंटरचेंज R3 और R2 इंटरचेंज R1 कर देती, R2 इंटरचेंज R1 भी कर देते तो यहाँ पर आपका चिन्ह नहीं बदलेगा, उस समय आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यही है कि यदि किसी सारणी के स्तंभों या पंक्तियों का विषम बार परिवर्तन होता है तो चिन्ह क्या होगा, आपका बदल जाएगा, और अगर समबार परिवर्तन होगा तो चिन्ह नहीं बदलेगा। तीसरा गुणधर्म, यदि किसी सारणी के कोई दो पंक्तियां या दो स्तंभ परस्पर सर्वसम हो, यानी सर्वसम का मतलब है किसी दो सारणी के दो रो या दो कॉलम आपस में उनके अवयव बराबर हैं, दो रो के या दो कॉलम का प्रत्येक अवयव आपस में बराबर हो तो सारणी का मान 0 होता है। एग्जाम्पल, सारणी के लिए ABCDEF ABC, R1 या C1 R2 C2 R3 C3 किसी के भी सापेक्ष प्रसरण करना आपको सिखाया गया है, प्रसरण करना, तो आंसर आपका क्या आएगा, 0। तो इसलिए हम कहते हैं यदि किसी सारणी में किन्हीं दो रो किन्हीं दो कॉलम के अगर प्रत्येक अवयव आपस में बराबर होंगे तो सारणी का मान 0 होता है। फिर फोर्थ, इसी में यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को अचर के से गुणा कर दिया जाए तो सारणी में
उस संख्या से k का गुणा हो जाता है। यानी आपने कहा कि हमारे पास कोई भी सारणिक है, यदि हम उसके r1 को 2 से गुणा करते हैं और हल करेंगे तो यानी सारणिक का मान भी पहले वाले सारणिक का 2 गुना आएगा। मान लो कि एक सारणिक का मान 10 है, हमने r1 को 2 से गुणा किया है तो अगले वाली सारणी का मान 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही है, डेल्टा मैंने एक एग्जांपल लिया तो इसका मान आप निकालेंगे सॉल्व करके, फिर r1 को 2 से इंटू किया तो 2 4 से, फिर हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे सॉल्व करके। तो हम यहाँ देखेंगे जो डेल्टा डैश है यानी दूसरी सारणी है उसका मान पहली सारणी का 2 गुना आ जाता है। अगर इसी में अगर हमने कहा r1 को हमने k से, r2 को L से, r3 को m से इंटू किया है तो जो डेल्टा डैश का मान होगा, डेल्टा डैश का मान वो KLM डेल्टा हो जाएगा। अब इसी में इससे भी दो नियम निकल सकते हैं कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में यदि कोई संख्या उभयनिष्ठ हो तो उसे गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जब भी मैंने आपसे कहा कि यदि किसी सारणी की एक रो या किसी एक कॉलम को अगर हम k से गुणा कर दें तो वो सारणी का मान भी k से गुणा हो जाता है। तो हम जैसे हमारे पास यहाँ पर था, हमने कहा 2 4 6, r1 को 2 4 6 से कहा है तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, 2 बाहर लिख दिया कॉमन करके, अंदर क्या बचेगा 1 2 3। तो यही यहाँ पर कह रहा है कि यदि हम इससे स्पष्ट है कि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में यदि कोई संख्या उभयनिष्ठ हो तो उसे हम गुणनफल के रूप में सारणी के बाहर लिख सकते हैं। और इसी के बाद दूसरा नोट यह है कि इसके विपरीत यदि सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को हम एक निश्चित संख्या से गुणा करें और उसके मान में अगर हमने परिवर्तन नहीं लाना है तो उसी संख्या से भाग भी देते हैं। मीन्स अगर आप किसी सारणी के किसी एक रो या किसी एक कॉलम को किसी अचर संख्या से गुणा कर रहे हो, यानी 2 3 4 से अगर किसी एक को गुणा कर रहे हो तो उसी संख्या से आप बाहर भी सारणी को डिवाइड करेंगे। जैसे आपने पहले पढ़ा है कोई भिन्न होती है या कोई भिन्न है तो उसके अगर अंश को गुणा करते हैं तो उसी संख्या के से हर को भी गुणा करते हैं। सेम मेथड यहाँ सारणिक में, यदि सारणी के किसी रो किसी कॉलम के प्रत्येक अवयव को हम किसी संख्या से गुणा करते हैं तो उसी संख्या से सारणी को भी भाग दिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, हमने एक सारणी ली थी, उसमें मैंने सारणी के r1 को गुणा कर दिया k से तो सारणी को हमने k से डिवाइड भी कर दिया। फिफ्थ है, यदि सारणी की 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ के अवयव एक दूसरे के संगत समानुपाती हो तो सारणी का मान 0 होता है। बहुत इजी, यदि किसी सारणी के 2 रो या 2 कॉलम आपस में क्या प्रत्येक अवयव एक दूसरे के कुछ गुना हो जाए तो सारणी का मान हमेशा 0 आएगा। एग्जाम्पल, हमने एक सारणी ली 1 2 3 4 5 6 3 6 9, 3 6 9 यानी r3 पहले वाली r1 के 3 गुनी है। तो जब आप इसका प्रसरण करेंगे तो सॉल्व करके आंसर हमेशा 0 ही आएगा। लास्ट गुणधर्म, यदि सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 राशियों पदों का योगफल हो तो सारणी को उसी कोटि के 2 सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जाता है। मीन्स यदि किसी सारणी में किसी भी रो या किसी भी कॉलम में 2 या 2 से अधिक पदों का योगफल होगा तो आप उसे उन्हीं कोटि के बराबर की 2 सारणिकों के योगफल के रूप में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पर ये है सारणी, इसमें पहला है a1 प्लस अल्फ़ा b1 c1, a2 प्लस बीटा b2 c2, a3 प्लस लैम्डा गामा b3 c3। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो c1 है वो 2 पदों के योगफल में है तो इसलिए हमने उनको 2 सारणी में तोड़ा। जिनमें कोई पद नहीं होते वो सेम ऐसे ही रहेंगे आपके, यानी c1 c2 दोनों सारणिकों में सेम। पहले वाली सारणी में पहले का c1 बन जाता है, दूसरी वाली सारणी में दूसरा वाला पद c1 बनेगा। अगर इसी में आपका 3 अवयव जुड़े होते तो पहले हम, जैसे मान लो यहाँ पर आपका अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा 1 होता तो पहले आप क्या लिखते, a1 b1 a1 a2 b3, पहले वाले को तो ऐसे ही लिखते, दूसरे वाले में यहाँ पर हो जाता प्लस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 1 बीटा प्लस बीटा 1 गामा प्लस गामा 1। नेक्स्ट स्टेप में फिर से आप इनको 2 सारणिकों के योगफल के रूप में लिखते।
तो अगर यहाँ पर तक आपको अगर गुणधर्म समझ में आ गए हैं तो आगे को हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। मैं जहाँ तक समस्या आ गए होंगे, नहीं आएंगे कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज 4.2 जो छूटी हुई थी उसमें आपके क्वेश्चन है 1 से 5 तक गुणधर्म यूज़ करके आपने सारणी का मान निकालना है बिना प्रसरण किए हुए। जबकि छठे से आपके जो क्वेश्चन होंगे आप वहाँ पर प्रसरण भी कर सकते हैं और गुणधर्म का प्रयोग लिखो कर कोई सॉल्व है तो आप गुणधर्म भी यूज़ करेंगे। तो जैसे 1 से 5 तक तो आपने प्रसरण करना ही नहीं है, बिना प्रसरण यानी जो गुणधर्म अभी सिखाए थे उन्हीं का यूज़ करना है। जिसमें से फर्स्ट सेकंड सिखा रही हूँ, उसके आगे जितने क्वेश्चन आप इस एक्सरसाइज से कर सकते हैं कीजिए। अगर नहीं होंगे तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन था, डिटर्मिनेंट R1 में है x प्लस ए, R2 में है वाई बी और वाई प्लस बी, R3 में है जेड सी और जेड प्लस सी। तो आपको इसको 0 के इक्वल लेना है। तो मैंने सबसे पहले LHS ले लिया। हमने अभी गुणधर्म लास्ट वाला पढ़ा था कि यदि किसी सारणिक में रो या कॉलम के प्रत्येक अवयव दो से अधिक अवयव के रूप में है तो हम उसे दो सारणिकों के योग के रूप में लिखते थे। यहाँ पर आप पहले गुणधर्म लिख लेंगे पूरा, फिर हमने इसे दो सारणिकों के रूप में तोड़ा जिसमें C1 और C2 सेम रहेंगे, ये हो गए। जबकि पहले सारणिक का C3 ये बनेगा, दूसरे सारणिक का C3 ये बनेगा। तो यहाँ पर मैंने दोनों सारणी का ये ऊपर लिख दिया। फिर गुणधर्म सर्वसम वाला कि यदि किसी सारणी के दो रो या दो कॉलम के प्रत्येक अवयव समान हो तो सारणी का मान 0 होता है। फिर आप गुणधर्म लिखेंगे तो 0 + 0 = कितना हो जाएगा 0, जो कि RHS के इक्वल है। सेम ऐसे ही आपका सेकंड क्वेश्चन है, सारणिक है A - B, B - C, C - A। अगर हम इसमें R1 को चेंज कर देते हैं R1 + R2 + R3 से, तो अगर हम इनको ऐड करेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है जोड़ के, तो इसका मान 0 0 0। और किसी भी सारणिक में अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम का प्रत्येक अवयव अगर 0 है तो सारणी का मान भी 0 है। तो आप इस तरीके से अपनी एक्सरसाइज जितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं सॉल्व कीजिएगा, जो नहीं आएंगे पूछ लेंगे।